नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने प्रश्नावली 6.3 के लगभग 12 सवाल कर लिए थे। आज की इस क्लास के अंदर हम उसके जो शेष 4 सवाल हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। चारों सवाल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास के एंड तक आपको इसके साथ में बने रहना है। किसी भी भाग को आपको स्किप नहीं करना है और अपना फोकस बनाए रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है अपने पास कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि जो कोण एडीसी है वो कोण बीएसी के बराबर है। हमें दर्शाना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी। तो पहले अपने डायग्राम बना लेते हैं। हमें कहा है अपने पास एक त्रिभुज है ए बी सी और उसके अंदर कहा है कि बीसी भुजा पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। तो बीसी भुजा पर हम क्या बिंदु बना लेते हैं, डी। कहा है वो इस प्रकार स्थित है कि जो कोण एडीसी है कोण एडीसी वो बीएसी के बराबर है। यानी कोण एडीसी, ये वाला जो कोण है अपने पास एडीसी, ये वाला कोण बीएसी के बराबर है, यानी इस पूरे कोण के बराबर है। हमें दर्शाना है कि सी ए स्क्वायर बराबर होता है सी बी डॉट सी डी, ये हमें दर्शाना है। यानी अपने पास गिवन क्या है, अपने पास दिया हुआ है एक ट्राइंगल एबीसी है जिसके अंदर जो एंगल एडीसी है तो किसके बराबर दिया हुआ है, बी ए सी के बराबर। यानी ये डी वाला एंगल और ये ए पर कंप्लीट एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी बी। सी ए स्क्वायर बराबर क्या दिया है, सी बी डॉट सी डी। देखना यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो फिलहाल ये अनुपात के रूप में नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसको चेंज करें, रफली यहाँ पर समझ लेते हैं कि सी ए स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है सी बी डॉट सी डी। अगर सी ए स्क्वायर को हम दो भागों में लिखें तो सी ए डॉट सी ए लिख सकते हैं, जो किसके बराबर आएगा, सी बी डॉट सी डी के। हम क्या करते हैं, सी बी वाले भाग को इधर भेजते हैं, सी ए वाले भाग को इधर लाते हैं। तो ये अपने पास क्या बनेगा, सी ए बटे में सी बी और सी डी बटे में सी। यानी यहाँ से एक भाग को इधर भेजा है, एक भाग को इधर लेके आए हैं। तो ये अपने पास अनुपात बन रहा है सी ए बटे में सी बी और सी डी बटे में सी ए। यानी यहाँ से हमें एक त्रिभुज तो ऐसा चुनना पड़ेगा जिसके अंदर सी ए और सी डी आता है, और एक त्रिभुज ऐसा चुनना पड़ेगा जिसके अंदर सी बी और सी ए आता है। तो पहले सी ए और सी डी वाला त्रिभुज देख लेते हैं। ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसके अंदर सी ए भी आ रहा है और सी डी भी आ रहा है। तो सी ए ये रहा और साथ में क्या चाहिए, सी डी, यानी ये। यानी यहाँ से देखते हैं तो अपने पास ये छोटा त्रिभुज बनता है, ये वाला ए सी डी। एक त्रिभुज तो ये हो सकता है, दूसरा हमें चाहिए सी बी और सी ए भुजा वाला। तो सी बी वाली भुजा ये रही और सी ए वाली भुजा ये रही, और सी बी और सी ए देखा जाए तो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं। यानी एक तो त्रिभुज हमें ये पूरा ए बी सी लेना पड़ेगा और एक हमें ये छोटा वाला त्रिभुज जिसे ए सी डी नाम दे सकते हैं। इन दोनों की हमें आपस में क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास ये अनुपात आएगा। क्योंकि ये अनुपात मिलेगा तो सी ए और सी ए का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, सी ए स्क्वायर, और सी बी और सी डी का गुणा होगा तो सी बी डॉट सी डी। यानी ये अपने पास अनुपात दिया हुआ है। ये जो हमें सिद्ध करने वाली जो वैल्यू निकालनी है ये अपने पास क्या है, अनुपात है। यानी हमें यहाँ से अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। अब अनुपात ज्ञात करना है तो हमें एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा और एक ये छोटा वाला त्रिभुज। अब हम ये दोनों त्रिभुज क्यों लेंगे, उसका रीजन हमने बता दिया। यहाँ से अनुपात निकाले थे तो अनुपात कौन कौन से त्रिभुज से निकले थे, तो एक तो छोटे त्रिभुज से और एक बड़े त्रिभुज से। तो यहाँ पर हम त्रिभुज चुनते हैं। एक तो हमने त्रिभुज चुना है यही वाले जो कोण दिए हुए हैं आपस में बराबर, यही वाले त्रिभुज ले लेते हैं ए डी सी और त्रिभुज
BAC। देखना C वाले एंगल इधर भी है, D और A और B। हमें इन दोनों की तुलना करनी है और बताना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। अगर समरूप है तो यहाँ पर हम इनकी भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। देखना अगर दोनों त्रिभुजों की तुलना करें ADC और BAC की, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अपने पास कोण ADC है वो किसके बराबर है, BAC। मतलब जो D पर बनने वाला एंगल है वो A पर बनने वाले कंप्लीट एंगल के बराबर है, यानी कोण ADC बराबर BAC। कहाँ से लिखा, ये मैं सवाल में दिया हुआ है, सवाल में दिया था। साथ में जब ADC और BAC को देखते हैं तो ADC BAC तो दोनों के अंदर जो एंगल C है वो अपने पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एंगल C है वो एंगल C के बराबर है। यानी जो अपने पास C पर बनने वाला कोण है वो C के अंदर बनने वाले कोण के इक्वल है। यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ACB बराबर ACD, दोनों एंगल आपस में बराबर आ रहे हैं। हमने लिखा कोण C बराबर कोण C, ये क्या है अपने पास, उभयनिष्ठ है, दोनों के अंदर कॉमन है। देखना दो एंगल पता चल गए तो यहाँ से हम AA का क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। अतः AA के नियम द्वारा जो दोनों त्रिभुज होंगे, त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BAC। देखना C की जगह पर C लिखा है और D पर A पर बनने वाले जो एंगल थे वो आपस में क्या थे, बराबर थे। यानी A पर और B पर बनने वाले कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अगर हम अनुपात लिखें तो अनुपात क्या हो जाएगा, AD बटे में BA, आगे वाले दो भाग ले लिए, फिर पीछे वाले दो भाग लेते हैं। DC है इसको हम CD लिख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर CD भुजा चाहिए। तो DC था इसको हमने क्या लिखा, CD। वैसे ही जो AC था इसको हमने लिखा CA बराबर पहले और लास्ट वाला पॉइंट, पहले और लास्ट वाला पॉइंट है AC, यहाँ पर अपने पास क्या लिखा हुआ है CA, तो AC को हम क्या लिखते हैं, CA लिखते हैं। वैसे ये क्या लिखा हुआ है BC, तो BC को हम इसका उल्टा लिख सकते हैं CB। यहाँ से अगर पीछे वाले दोनों भागों की तुलना करते हैं यानी CD बटे CA बराबर CA बटे CB, अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो CB और CD का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, CB डॉट CD, और CA और CA का गुणा होगा तो अपने पास आएगा CA स्क्वायर। यानी CA स्क्वायर किसके बराबर आ गया, CB डॉट CD, जो कि हमें प्रूव करना। तो हमने किस प्रकार से हल किया, पहले जो सवाल के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी उसके आधार पर डायग्राम बनाया, वहां पर हमें जो D पर बनने वाला एंगल था वो A पर बनने वाले कंप्लीट एंगल के बराबर था, यानी दोनों को हमने बराबर लिखा। जो प्रूव करना था उसको एक बार हमने तोड़ा था, रफली इसको तोड़ के देखा था, और वहां से हमने पता किया कि यहाँ से अगर हम दो त्रिभुज चुनते हैं, ये छोटा वाला और बड़ा वाला, और उनको समरूप सिद्ध करें तो वहां से अगर हम भुजाओं का अनुपात निकालते हैं और उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास अनुपात आएगा। इसलिए हमने ये दो त्रिभुज चुने और वहां से उनको समरूप सिद्ध किया। समरूप सिद्ध करने के लिए एक तो अपने पास उभयनिष्ठ कोण दिया था और एक कोण हमें सवाल के अंदर इक्वल दिया था, AA का क्राइटेरिया यूज किया, उसके आधार पर दोनों त्रिभुजों को समरूप बताया, वहां से अनुपात लिखा, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू हमें निकालनी थी वो हमें मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, सेम सवाल है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजा PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। मतलब ये अपने पास माध्यिका वाला सवाल है। वैसे मैंने कहा था माध्यिका वाले जो भी अपने सवाल है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो जो फोकस है उसको अच्छा रखना है। देखना त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज है अपने पास PQR, जो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज है अपने पास ABC और एक त्रिभुज है अपने पास PQR।
इसको नाम दिया हमने पी क्यू आर। देखना कहा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और ए सी, यानी इसकी भुजा ए बी, इसकी भुजा ए सी तथा माध्यिका एडी। माध्यिका एडी है, यानी यहाँ पर हमें एडी का निर्माण करना पड़ेगा। ए से यहाँ पर एक रेखा खींची जो कि क्या करती है, जो आधार है उसके बराबर दो टुकड़े करती है, मतलब आधार को समद्विभाजित करती है। तो जो बीडी वाला भाग है वो किसके बराबर हो जाएगा, सीडी वाले भाग के। वैसे अपने पास एक और माध्यिका है पी एम, यानी पी से आने वाली माध्यिका जो क्यू आर को एम पर प्रतिच्छेद करती है, यानी यहाँ पर क्यू एम और एम आर है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। सवाल में कहा है ए बी और ए सी, ए बी ए सी और ये माध्यिका त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पी आर तथा पी एम के समानुपाती है, यानी ये वाली जो भुजा है वो इसके समानुपाती है, ये वाली जो भुजा है वो इसके समानुपाती है, और ये जो माध्यिका है वो इसके समानुपाती है। देखना हमने ये जो लाइनें बनाई है वो समान दिखाने के लिए नहीं है, ये इनको समानुपाती दिखाने के लिए लिखी है। वैसे ये जो निशान होता है वो समान दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, यहाँ पर हमने ये जो निशान लगाए हैं वो समानुपाती दिखाने के लिए रखे हैं, ताकि जब भी हम अनुपात लिखें तो अपने कन्फ्यूजन न रहे। देखना हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी, यानी ये जो पूरा त्रिभुज है वो इस पी क्यू आर के समरूप है, ये हमें दिखाना है। तो पहले अपने पास जो गिवन है वो लिखते हैं। कि अपने पास दिया हुआ क्या है, अपने पास दिया हुआ क्या है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम। ये हमें सवाल के अंदर दिया हुआ है। फिर इस वाली भुजा का और इस वाली भुजा का अनुपात बराबर दिया है, और साथ में माध्यिका का अनुपात क्या दिया है, बराबर। अगर इसकी जगह ऐसा होता कि अगर आधार का अनुपात भी बराबर होता तो इसको एस 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 इस नियम के आधार पर इसको समरूप कहते, या फिर यहाँ जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर दिया होता, तब हम कहते हैं एस ए एस। इस नियमानुसार ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब दो काम करने हैं हमें, या तो इस वाली भुजा का अनुपात बराबर दिखा देना है, या फिर ये जो एंगल है ए और पी इन्हें आपस में क्या दिखाना है, बराबर। यानी हमें एंगल ए और पी को बराबर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस भुजा को समानुपाती दर्शाने के लिए अपने पास कोई हेल्प दी हुई नहीं है, केवल ये माध्यिका का जो अनुपात है वो बराबर दिया है। हम क्या करेंगे कि ए को पी के इक्वल दिखाएंगे। अब नॉर्मली अगर ए और पी को आपस में बराबर दिखाना है, ए और पी को अगर आपस में बराबर दिखाना है तो यहाँ से इनको बराबर दिखाना कठिन है। जब तक आप इसके अंदर कोई रचना नहीं करते, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, तब तक इनको बराबर दिखाना अपने लिए क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। हम क्या करते हैं कि जितनी दूरी पर ये ए वाला बिंदु बना हुआ है, जितनी दूरी पर ये ए वाला बिंदु बना है उतनी दूरी पर यहाँ पर एक नीचे और बिंदु बना लेते हैं, यानी डी से नीचे की ओर एक और बिंदु बनाते हैं। यहाँ पर अपने पास कौन सा बिंदु था, डी था। जितनी दूरी पर ए है उतनी दूरी पर एक और नीचे बिंदु बनाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ई। क्या नाम दिया, ई नाम दिया। यानी जितनी दूरी पर यहाँ से ए था उतनी दूरी पर नीचे क्या बना दिया हमने, ई बना दिया। अब हम क्या करते हैं कि जो बी वाला पॉइंट है उसको ई से मिलाते हैं, सी वाला पॉइंट है उसको भी ई से मिलाते हैं। यानी जो बी वाला पॉइंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, ई से मिला रहे हैं। वैसे ही जो सी वाला पॉइंट है उसको भी ई से मिलाते हैं, यानी इनको हमने क्या कर दिया, मिला दिया है। देखना जितनी दूरी पर ये था उतनी की उतनी दूरी पर ये भी होगा। अब यहाँ से हमें ये अनुपात के लिए जो निशान लगाए थे उनको यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ पर जो अनुपात के लिए निशान लगाए थे वो हमने क्या कर दिए, हटा दिए। अब हमने यहाँ पर एक एक लाइन खींची, इसका मतलब ये जो एडी वाला भाग है वो किसके बराबर है, डी वाले भाग के। सेम हमें ये चेंज है वो इसके अंदर भी करने हैं।
यानी यहाँ से भी जो PM दूरी है उसके बराबर नीचे एक बिंदु लेना है, फिर Q को उससे मिलाना है, R को उससे मिलाना है। यानी यहाँ से हम इसका प्रतिबिंब बना रहे हैं नीचे की ओर, इसकी छाया बना रहे हैं नीचे की ओर। यानी यहाँ से अपने पास ये हो जाएगा ये बिंदु Q, ये R और ये हो जाएगा M। यहाँ से समान दूरी पर नीचे बिंदु बनाया, इसको नाम दिया हमने S। Q को भी इससे मिलाया, R को भी इससे मिला। यानी अपने पास ये कुछ डायग्राम बने हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमने समानुपाती के लिए निशान लगाए थे उनको यहाँ से हटा दिए। यानी अब ये वाला भाग है वो इसके बराबर हो जाएगा। देखना, यहाँ से ये वाली दूरी है वो इसके बराबर थी, ये वाली दूरी है वो इसके बराबर थी, और ये वाली दूरी है वो इसके बराबर थी। क्योंकि ये तो क्या थी, माध्यिका थी। माध्यिका आधार के क्या करती है, बराबर टुकड़े करती है। यानी ये वाला भाग इसके बराबर, ये वाला भाग इसके बराबर। सेम इसके अंदर भी जो ये PM माध्यिका थी वो QR के दो बराबर टुकड़े करेगी। यानी ये QM है वो किसके बराबर होगा, MR के। जब इस डायग्राम को देखते हैं तो पता चलता है कि ये इसके ऊपर वाला भाग और इसके नीचे वाला भाग बराबर है, इसके भी इधर वाला भाग और इसके भी इधर वाला भाग बराबर है। इसके अंदर भी देखते हैं तो इसके ऊपर वाला भाग और इसके नीचे वाला भाग बराबर है, इसके इधर वाला भाग और इसके इधर वाला भाग बराबर है। यानी इस लाइन के दो बराबर टुकड़े हुए हैं D के द्वारा, और इस लाइन के भी दो बराबर टुकड़े हुए हैं D के द्वारा। सेम इसके अंदर जो अपने पास पूरी रेखा थी PS, उसके टुकड़े हुए हैं दो M के द्वारा, और जो पूरी रेखा थी QR उसके भी दो टुकड़े हुए हैं M के द्वारा। यानी यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों रेखाएं हैं वो समद्विभाजित हो रही है। दोनों रेखाएं क्या हो रही है, समद्विभाजित, और एक दूसरे के सामने वाले पॉइंट है, मतलब इनको विकर्ण कह सकते हैं। यानी विकर्ण है वो बिंदु D पर समद्विभाजित हो रहे हैं, यहाँ पर भी जो विकर्ण है दोनों वो बिंदु M पर समद्विभाजित हो रहे हैं। अब ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसके अंदर विकर्ण है वो परस्पर समद्विभाजित होते हैं, तो हम कहते हैं अपने पास जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके अंदर जो विकर्ण है वो परस्पर समद्विभाजित होते हैं। यानी ये अपने पास जो डायग्राम है ABEC, ये अपने पास क्या है, समांतर चतुर्भुज PQSR, ये भी अपने पास क्या है, समांतर चतुर्भुज। इसको समांतर चतुर्भुज मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो इनके जो आमने सामने वाली भुजाएं होगी वो कैसी होगी, समांतर होगी। इसके अंदर भी जो आमने सामने वाली भुजा होगी वो कैसी होगी, समांतर। हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो एंगल A है वो किसके बराबर लाना है, एंगल P के। क्योंकि इसके साइड वाली भुजाओं का अनुपात तो अपने पास बराबर था, लेकिन बीच वाला ये एंगल हमें पता नहीं था। तो इतना सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि एंगल A किसके बराबर आ जाए, एंगल P के। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से हम A और P को बराबर लाना चाहते हैं तो यहाँ से हमें दो त्रिभुज चुनने पड़ेंगे। यहाँ से हमें क्या करने पड़ेंगे, दो त्रिभुज चुनने पड़ेंगे। वो त्रिभुज हम चुनते हैं ABE, ये वाला त्रिभुज, और साथ में चुनते हैं PQS, ये वाला त्रिभुज। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप आ गए, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या आ गए, समरूप, तो A पर ये जो आधा एंगल बन रहा है वो P पर बनने वाले आधे एंगल के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। यानी ये वाला एंगल है वो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर। सेम वैसे अगर हम इधर वाला ये आधा त्रिभुज ले, इधर वाला ये आधा त्रिभुज ले, और यहाँ से अगर दोनों को समरूप बताते तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर। अगर दोनों को ऐड करें तो ये पूरा A है वो किसके बराबर आ जाएगा, P के। यानी हमें A और P को आपस में बराबर लाना है तो इधर वाले दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होने चाहिए, और इधर वाले भी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होने चाहिए, समरूप। तब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। और अगर दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर A बनेगा, यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं तो P बनेगा। यानी यहाँ से हमें क्या करना है, एक इन त्रिभुजों की तुलना करनी है और एक इन त्रिभुजों की तुलना करनी है। जब यहाँ पर हम ABE और PQS की तुलना करते हैं, देखना पहले हमने दिया हुआ वो लिख दिया है, सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ABC और PQR को हमें समरूप दिखाना है। यहाँ पर हमने कुछ कंस्ट्रक्शन की है, कुछ रचना की है, तो वो भी लिखनी है। हमने कहा कि AD के बराबर नीचे एक और माध्यिका के बराबर नीचे एक बिंदु बनाया है, यानी AD के बराबर एक
हमने डी की रचना की, एडी के बराबर डीई की रचना, नॉर्मल लैंग्वेज में लिख देना है जो में आती है कि एडी के बराबर में कितना निर्माण किया है, डीई का। बी व सी को किससे मिलाया है, ई से। बी व सी को ई से मिला, एक काम तो ये हुआ। फिर पीएम के बराबर एमएस का निर्माण किया, पीएम के बराबर एमएस का निर्माण किया या फिर रचना की। फिर क्यू तथा आर को एस से मिलाया, क्यू व आर को एस से मिलाया। रचना के अंदर इतना किया था तो हमने लिख दिया है कि एक तो एडी के बराबर नीचे डी बनाया, बी और सी को ई से मिला दिया, वैसे ही पीएम के बराबर एमएस का निर्माण किया, क्यू आर को किससे मिला दिया, एस से। यहाँ पर इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका तो मैं बताया है, क्या करना है, यहाँ से इधर वाला ये त्रिभुज लेना है, इधर ये वाला त्रिभुज लेना है, यानी हम तुलना करते हैं त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज पी क्यू एस में। दोनों त्रिभुजों के अंदर तुलना करते हैं, ए बी ई और पी क्यू एस में। देखना मैं सवाल में कुछ जानकारी दी थी, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू है वो ए बी ई और पी क्यू एस की भुजा है, तो ये अनुपात काम में ले सकते हैं। ए सी बटे पी आर, ए सी इधर है, पी आर इधर है, मतलब इस अनुपात की हमें जरूरत नहीं है। ए डी बटे पी एम, ए डी इधर है, पी एम इधर है, इसी त्रिभुज का भाग है, यानी हमें ये पहला वाला और लास्ट वाला अनुपात काम में लेना है। यानी लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, लिख दिया। यहाँ से ये अनुपात हमें सवाल में दिया था, जो दिया था वो अनुपात हमने लिख दिया। देखना अगर इस त्रिभुज की बात करें तो ए बी और पी क्यू है वो तो इनके भाग हैं, इसकी भुजा है, लेकिन जो ए डी और पी एम है वो इस त्रिभुज की भुजा नहीं है, त्रिभुज की आधी भुजा है। तो अगर हम ए डी का गुणा 2 से करें तो ये पूरा ए ई आ जाएगा, वैसे ही अगर हम पी एम का गुणा 2 से करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पी एस के, क्योंकि ये दोनों भाग आपस में बराबर है, तो इसका डबल करेंगे तो इसके जैसा और बन जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। ये भी दोनों बराबर है, इसका डबल करेंगे तो इसके बराबर मान आएगा, दोनों को जोड़ देंगे पूरी वैल्यू मिलेगी। यानी ये जो पीछे वाला भाग है इसके अंदर हमें 2 का क्या करना है, गुणा। ये हो जाएगा अपने पास ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम लिखा हुआ था, तो ए डी बटे पी एम का अपने पास क्या हो जाएगा, 2 ए डी बटे में 2 पी एम, यानी ए बी बटे पी क्यू तो एज इट इज, और 2 ए डी मतलब ए डी का डबल, ये जो ए डी वाली भुजा था इसका अगर डबल करें तो क्या हो जाएगा, ए ई, तो ये अपने पास आ जाएगा ए ई, और 2 पी एम यानी पी एम का डबल, ये हो जाएगा अपने पास पी एस, अपने पास क्या आ गया, पी एस। दो भुजाओं के अनुपात मिल गए, यानी इसकी दो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसके अंदर ये और ये वाली भुजा, इसका और इसका अनुपात लिखा है, इस पूरे का और इसका अनुपात लिखा है, दोनों के अनुपात आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर। अब देखना हमें एक भुजा का अनुपात और पता करना है। देखना हमें सवाल में दिया था कि ए सी और पी आर इनका अनुपात आपस में क्या आ रहा था, बराबर। अब देखना जो अपने पास ए सी वाली भुजा है वो बी के बराबर ही तो होगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की वाली भुजा है वो समांतर होगी और समान भी होगी, यानी जो ए सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के, यानी जो ए सी वाला मान है वो किसके बराबर लिखेंगे, बी के। सेम वैसे पी आर वाला मान है वो किसके बराबर लिखेंगे, क्यू एस के, क्योंकि इसका और इसका अनुपात दिया था तो इसका और इसका अनुपात भी हम लिख सकते हैं। यानी मैं सवाल में क्या दिया हुआ था, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो ए सी है वो किसके बराबर होगा, बी के,
ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बीई, और जो अपने पास क्यू एस है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के। ए सी को हमने बी के बराबर लिखा है और पी आर को किसके बराबर लिखेंगे, क्यू एस के। पी आर को किसके बराबर लिखा, क्यू एस के। यानी ये वाली भुजा है वो इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा इसके बराबर। यानी जो ए सी है उसको हटाकर हम बी लिख सकते हैं, और जो पी आर है उसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एस। यानी हम जो ये अनुपात लिखते हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा अपने पास कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए ई बटे में पी एस बराबर ए सी बटे पी आर लिखा था, तो ये हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर ए बटे पी एस, और ए सी की जगह क्या आ जाएगा अब, बी ई, और पी आर की जगह क्या आ जाएगा, क्यू एस। यानी यहाँ से हमें इस वाली भुजा का और इसका अनुपात मिला, इसका और इसका अनुपात मिला, इसका और इसका अनुपात मिला। यानी एस एस एस, इस नियम के अनुसार ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तीनों भुजाओं के अनुपात मिले तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस 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 के नियमानुसार। जो त्रिभुज है अपने पास ए बी ई वो पी क्यू एस के समरूप आएगा। ए बी ई समरूप त्रिभुज पी क्यू एस। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या आ गए हैं, समरूप आ गए हैं। यानी जो ए पर बनने वाला कोण है वो पी पर बनने वाले कोण के बराबर होगा। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि बी ए डी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू पी एम के। बी ए डी क्यू पी एम के बराबर आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे बी ए डी बराबर हो जाएगा क्यू पी एम। समीकरण नंबर हो गया अपने पास 1। इतना सब कुछ इसलिए किया क्योंकि हमें ये वाले एंगल आपस में क्या लाने थे, बराबर। यानी जो ये अपने पास ए पर एंगल बन रहा है वो किसके बराबर आएगा, पी के बराबर। तो ए पर बनने वाला एंगल किसके बराबर आया, पी के बराबर। लेकिन ये पूरा एंगल नहीं आया है, अभी हमें आधा एंगल मिला है, हमें ये पूरा एंगल चाहिए। तो जैसे हमने इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया है तो ये आधा एंगल मिला है, सेम अगर हम इस त्रिभुज को भी हल करेंगे तो हमें ये आधा एंगल मिलेगा। यानी अगली हमें तुलना किसकी करनी है, ए सी ई की, किसके साथ, पी आर एस के साथ। यानी अगली तुलना करती है त्रिभुज ए सी ई व त्रिभुज पी आर एस। अगर इसके अंदर हम तुलना करते हैं तो हमें अनुपात क्या क्या दिए हुए वो लिखने हैं। देखना, एक तो हमें लिया हुआ है ए सी बटे में पी आर, जो कि इस त्रिभुज के अंदर हमें चाहिए। एक तो ये अनुपात हो जाएगा, एक हो जाएगा अपने पास ए डी बटे पी एम, वापस 2 से गुणा करेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, पी एस। और वैसे ही अपने जो ए बी है वो अब की बार किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के। और जो पी क्यू है वो किसके बराबर होगा, एस आर के। यानी यहां से वापस हम अनुपात लिखें, अनुपात क्या लिखेंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे में पी आर, और हो जाएगा ए डी बटे पी। अब ए डी और पी एम ये तो माध्यिका है, माध्यिका का डबल करेंगे तो पूरी भुजा आ जाएगी। यानी इसका तो 2 के साथ में क्या करना है, गुणा। और ए बी और पी क्यू है उनका हमें स्थान बदलना है। ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ई सी, और पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, एस आर। यहाँ पर शायद हमने रीजन नहीं लिखा है, यहाँ पर देखना कारण नहीं लिखा है, लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है तो फिर आमने सामने की जो भुजा होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो यहाँ पर हमें ए बी और पी क्यू को भी चेंज करना पड़ेगा। ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ई सी, तो यहाँ पर लिख देना है कि जो ए बी है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ई सी। और जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है उसकी जगह क्या लिखेंगे, एस आर या फिर आर एस।
और AD और PM का अगर 2 के साथ में गुणा करेंगे तो पूरी भुजा आ जाएगी, जैसे यहाँ पर किया था 2AD 2PM, तो ये हुआ था अपने पास AE/PS। तो यहाँ से अपने पास आएगा, AB को हटा दिया, वह EC, PQ को हटाया, क्या लिखा SR, AC/PR, ये तो त्रिभुज की भुजा है ही। और AD का हम लिखेंगे 2AD और PM को लिखेंगे 2PM। तो ये अपने पास आया EC/में SR बराबर AC/PR, और 2AD को क्या लिखेंगे AE, और 2PM को क्या लिखेंगे PS। अब देखते हैं, तो ये जो अनुपात आया है वो इस भुजा का और इस भुजा का आया है, AC और PR का आया है, और EC और SR का आया है। यानी इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाओं के जो अनुपात हैं वो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम S का नियम लगा सकते हैं। तो S के नियमानुसार, S के नियमानुसार जो त्रिभुज ACE है वो समरूप होगा त्रिभुज PRS के। यानी यहाँ पर भी A वाला एंगल है वो किसके बराबर आएगा, P के बराबर। यानी A वाला एंगल क्या लिखेंगे, CAD या फिर DAC। तो DAC किसके बराबर आएगा, MPR के। तो DAC बराबर हो जाएगा MPR। DAC बराबर हो जाएगा MPR। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम जोड़ें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो अपने पास हो जाएगा कोण BAC प्लस कोण DAC बराबर कोण QPM प्लस कोण MPR। यानी BAC और DAC को जोड़ना है। BAC नहीं है, BAD है। BAD प्लस DAC QPM प्लस MPR। अगर BAD और DAC इस पूरे को जोड़ें, इसके अंदर इसको जोड़ें, तो ये पूरा आएगा कि नहीं आएगा। यानी कोण अपने पास क्या आ जाएगा, A। यानी इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, BAD प्लस DAC। तो ये आएगा अपने पास कोण BAC बराबर QPM और MPR, इसको जोड़े तो पूरा एंगल क्या मिलेगा, QPR। यानी A वाला एंगल है वो किसके बराबर आ गया है, P के बराबर। यानी कोण A और कोण P आपस में क्या आ गए, बराबर। अतः कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण P। यानी A और P को अब हम क्या बोलेंगे, बराबर बोलेंगे। ये A वाला एंगल पूरा और ये P वाला एंगल पूरा, ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर। अब हमें दोनों त्रिभुज ABC और PQR इनको अगर समरूप दिखाना है तो इस वाली भुजा का और इस वाली भुजा का अनुपात बराबर दिया है, और बीच वाला ये एंगल आपस में क्या आ गया, बराबर। यानी SAS के नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। अनुपात लिख सकते हैं कि AB बटे, लिख सकते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, अनुपात AB बटे PQ, AC बटे PR। ये हमें सवाल में दिया हुआ है, ये गिवन है। और जो एंगल A है वो किसके बराबर आया है, P के बराबर। ये साइड वाली भुजाओं के अनुपात है और बीच में अपने एंगल दिया है, यानी SAS के नियमानुसार, SAS के नियम से जो त्रिभुज ABC है वो समरूप आएगा त्रिभुज PQR। मतलब ये इतने सारी जो मेहनत की है, इतना सारा जो सवाल किया है, जो रचना की है,
अलग अलग त्रिभुज लेके हमने इसको हल किया है, इतने सारे कॉन्सेप्ट लगाए हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें जो एंगल ए है वो किसके बराबर लाना था, एंगल पी के। अब डायरेक्ट एंगल ए को तो पी के बराबर नहीं लिख सकते, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ से रचना की, एडी के बराबर नीचे बिंदु लिया है ई, फिर बी और सी को ई से मिला दिया और एस को आर व क्यू से मिलाया। अब अपने पास यहाँ वाला एक त्रिभुज बनता है और एक त्रिभुज यहाँ वाला बनता है। देखना जो विकर्ण है वो परस्पर क्या हो रहे थे, समद्विभाजित, यानी ये जो ए बी सी डी वाला कुछ जो रूप दिया हुआ है ए बी ई सी और पी क्यू एस आर, ये अपने पास समांतर चतुर्भुज है, यानी इसके आमने सामने की जो भुजा होगी वो हम समान लिख सकते हैं। तो ए सी को हटाकर क्या लिखा, बी ई, और ए बी को हटाकर क्या लिखा, ई सी। वैसे ही इसके अंदर पी क्यू को हटाकर क्या लिखा, एस आर, और पी आर को हटाकर क्या लिखा, क्यू एस। तो यहाँ पर जब हम पहला वाला त्रिभुज हल करते हैं ए बी ई और यहाँ पर पी क्यू एस, इसकी तुलना करते हैं तो इसका और इसका अनुपात हमें सवाल में बराबर दिया है, ए डी और पी एम का अनुपात बराबर दिया था, तो इसका हमने 2 के साथ में गुणा किया तो पूरी भुजा आ गई, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात बराबर दिया था, तो इसको चेंज करके ये लिखा, इसको चेंज करके ये लिखा, तो इनका भी अनुपात क्या आ गया, बराबर। ये वाला भाग और ये वाला भाग समरूप आया, तो इधर वाला जो आधा एंगल है वो इधर वाले आधे एंगल के बराबर मिला। सेम काम हमने इधर भी किया कि ए सी ई और पी आर एस, इन त्रिभुजों के अंदर जब तुलना की तो इसका और इसका अनुपात बराबर दिया था, इसका और इसका अनुपात बराबर दिया था, इसको वापस डबल किया तो इस पूरे का अनुपात बराबर आ गया, और इस वाली भुजा का और इस वाली भुजा का अनुपात बराबर था, तो इसको हटाकर ये लिखा और इसको हटाकर ये लिखा, तो इनका भी अनुपात आपस में क्या आ गया, बराबर। इधर वाला त्रिभुज इधर वाला त्रिभुज भी आपस में समरूप हो गए, तो इधर वाला आधा एंगल और इधर वाला आधा एंगल ये भी आपस में बराबर मिले। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर पूरा ए मिला और यहाँ पर पूरा पी मिला। इसके साइड वाली भुजाओं के अनुपात तो आपस में क्या दिए थे, समानुपाती दिए थे, और बीच वाला एंगल क्या आ गया, बराबर। तो एस ए एस के नियम से हमने ए बी सी और पी क्यू आर को क्या बोला है, समरूप बोला है। देखना सवाल इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, तो इसके चांस कम है कि ये तो आपके लिए 2 नंबर के अंदर आए, लेकिन ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे हैं इसके अंदर, सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला है अपने पास कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी एक स्तंभ है उसकी भूमि पर छाया कितनी बन रही है, 4 मीटर, और स्तंभ की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 6 मीटर का। उसी समय एक मीनार है उसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखना चाहे खंबा खड़ा करें या मीनार खड़ी करें, वो खड़े तो होंगे 90 डिग्री के एंगल पर, यानी एक कोण 90 का आ रहा है, तो RHS के नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में क्या हो जाएगी, समानुपाती। यानी यहां से अगर हम उनके डायग्राम की बात करें तो माना कि स्तंभ का डायग्राम अपने पास ये है, और जो मीनार है उसका डायग्राम जैसे ये बनाया, ए बी सी पी क्यू आर। अब स्तंभ खड़ा है तो 90 के कोण पर ही होगा, और मीनार भी खड़ी है तो 90 के कोण पर। अब कहा है कि जो स्तंभ है उसकी लंबाई है 6 मीटर, यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 6 मीटर, और इसकी जो छाया की लंबाई है वो कितनी है, 4 मीटर। छाया तो नीचे ही होगी, यानी ये कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर, यानी ये जो मीनार है इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ऊंचाई हमने मानी क्या है, h है, ऊंचाई कितनी मानी, h। अगर दोनों त्रिभुजों को देखते हैं तो दोनों समकोण हैं, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो RHS के नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। तो हम देखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में जो एंगल B है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल U के, 90 डिग्री समकोण है। कारण भी लिख सकते हैं कि जो स्तंभ तथा मीनार होती है वो ऊर्ध्वाधर होती है, लिख सकते हैं स्तंभ तथा मीनार कैसे होते हैं, ऊर्ध्वाधर।
कैसे खड़े होते हैं, ऊर्ध्वाधर खड़े होते हैं, यानी 90 का एंगल बनेगा। तो आरएचएस के नियम के अनुसार दोनों समरूप होंगे। साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि जो सी पर कोण बनेगा वो आर पर बनने वाले कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये उन्नयन कोण है। एक ही समय की बात की है, देखना सवाल में कहा है उसी समय, यानी टाइम एक है। अगर सूर्य यहाँ पर स्थित है तो दोनों के लिए सूर्य की स्थिति एक समान होगी। तो यानी एंगल सी है वो किसके बराबर लिखेंगे, एंगल आर के। अगर आर एच एस से नहीं लिखते हैं तो एंगल एंगल के क्राइटेरिया के द्वारा भी दोनों को समरूप लिख सकते हैं। तो एंगल सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के। कारण देख सकते हैं, उन्नयन कोण। क्या लिखा है, उन्नयन कोण, क्योंकि दोनों के लिए जो सूर्य की स्थिति होगी वो क्या होगी, समान होगी। तो जो उन्नयन कोण होगा वो दोनों के लिए बराबर आएगा। यानी जो त्रिभुज एबीसी है, क्राइटेरिया लिख सकते हैं, ए के नियमानुसार, एंगल एंगल के नियमानुसार जो त्रिभुज एबीसी है वो समरूप होगा त्रिभुज पीक्यूआर। यानी एबीसी और पीक्यूआर आपस में क्या आ गए हैं, समरूप आ गए हैं। देखना, समरूप हैं तो इनका अगर अनुपात लिखने जाए तो अनुपात भी बराबर आएगा। तो ए बी के बटे में क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। ए बी के बटे में क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। बी सी के बटे में क्या लिख सकते हैं, क्यू आर। और ए सी के बटे में क्या लिख सकते हैं, पी आर। यानी साइड वाले दोनों बिंदु ए सी, इसके लिए हो जाएगा पी आर। देखना, ए सी और पी आर ये कर्ण वाली भुजा, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो इस अनुपात को यहाँ से हटा भी देते हैं तो हम क्या लिखें, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। देखना, ए बी का मान कितना दिया हुआ है सवाल में, ए बी बराबर दिया हुआ है 6 मीटर। तो ए बी की जगह कितना लिख सकते हैं, 6। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, एच। बी सी को कितना लिखा है हमने, 4। और क्यू आर को कितना लिखा है, 28। यानी यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h इंटू 4, 4h हो जाएगा, 28 इंटू 6। 4 को अगर उधर भेजें तो 4 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में। 4 से काटेंगे 7 बार, तो 7 इंटू 6 कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 42 मीटर। यानी जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी अपने पास, 42 मीटर। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 42 मीटर। यहाँ पर हमने दो त्रिभुज बनाए हैं, 90 के कोण वाले थे, तो आरएचएस के नियम से भी दोनों को समरूप कह सकते थे। लेकिन एक दूसरा एंगल भी हमें मिल रहा था साथ में, तो ए का क्राइटेरिया यूज किया है, ए का नियम यूज किया और उसकी सहायता से दोनों को समरूप लिखा। समरूप है तो जो लंब है उनका अनुपात बराबर आएगा, आधार है उनका अनुपात बराबर आएगा, और कर्ण है उनका अनुपात बराबर आएगा। कर्ण की हमें कोई जरूरत नहीं थी तो कर्ण को लिखा नहीं, आधार और लंब का अनुपात आपस में बराबर लिखा, तो h की वैल्यू में कितनी मिली, 42 मीटर। लास्ट सवाल, प्रश्नावली का अंतिम सवाल है अपने पास, जिसके अंदर कहा है कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप पीक्यूआर हैं। सिद्ध करना है कि एबी बटे पीक्यू बराबर एडी बटे पीएम है। यानी वापस माध्यिका वाला सवाल आ गया है। दो त्रिभुज है अपने पास, एबीसी और पीक्यूआर। एक त्रिभुज एबीसी और एक क्या है, पीक्यूआर। एडी और पीएम इसकी माध्यिका है। एडी इसकी माध्यिका है, पीएम इसकी माध्यिका है। माध्यिका है तो क्या करेंगे, आधार के बराबर टुकड़े हो जाएंगे, आधार के बराबर क्या हो जाएंगे, टुकड़े। दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी समरूप पीक्यूआर, यानी दिया हुआ क्या है अपने पास, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। मतलब पूरे त्रिभुजों की बात करें बड़े वाले तो दोनों आपस में क्या है, समरूप हैं। सिद्ध करना है कि ए बी बटे पी क्यू।
सिद्ध करना है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। हल करते हैं इसे। देखना जो अनुपात है उसके अंदर जो ऊपर वाली भुजाएं हैं वो एक त्रिभुज की होगी और नीचे वाली भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज की। तो ए बी और ए डी, ए बी और ए डी, ए बी वाली भुजा ये और ए डी वाली भुजा ये रही। और पी क्यू और पी एम, पी क्यू ये, पी एम ये। मतलब केवल हमें इधर वाले त्रिभुजों को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। इधर वाले जो त्रिभुज है उनको हमें क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। यानी हमें त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम की जरूरत है। केवल हमें इधर वाले दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। अगर इधर वाले त्रिभुज दोनों समरूप आ गए तो वहां से अगर अनुपात लिखेंगे तो ए बी के बटे में क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, और ए बी के बटे में पी क्यू लिखा और ए डी के बटे में क्या लिख देंगे, पी एम। यानी हमें इधर वाले दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप दिखाना है। इसके अंदर देखना में क्या क्या दिया हुआ है, ए बी सी और पी क्यू आर हमें समरूप ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू, ए बी और पी क्यू का अनुपात लिख सकते हैं। साथ में क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे क्यू आर, बी सी और क्यू आर का अनुपात लिख सकते हैं और ए सी बटे पी आर का अनुपात लिख सकते हैं। यानी अगर एक बार के लिए इसको हटाते हैं और इसकी जगह हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा कि जो एंगल ए है वो किसके बराबर आएगा, पी के बराबर। एंगल बी है वो किसके बराबर आएगा, क्यू के बराबर। एंगल सी है वो किसके बराबर आएगा, आर के बराबर। और जो अनुपात होगा ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, पीछे वाले दो पॉइंट, और साथ में हो जाएगा ए सी बटे पी आर। ये मैं सवाल में सब दिया हुआ है, यहाँ पर केवल इतना लिखा था। इस पूरे का विस्तार करें तो हमें इतना कुछ मिलता है। अब हमें किसको समरूप दिखाना है, ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम। अगर इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो यहाँ पर हमें सवाल में दिया हुआ क्या है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर दिया है, दोनों त्रिभुजों के अंदर आ रहे हैं। देखना बी सी और क्यू आर, बी सी और क्यू आर पूरी भुजा का अनुपात दिया हुआ है और साथ में है ए सी बटे पी आर, यानी ए सी और पी आर। क्या ए सी और पी आर की हमें इन दोनों त्रिभुजों के अंदर कहीं पर जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही। तो ए सी और पी आर को बेवजह लिखने से कोई मतलब नहीं है। इस अनुपात की हमें जरूरत नहीं है, केवल ये दो अनुपात चाहिए थे तो ये दोनों हमने लिख दिए। देखना हमें बी सी और क्यू आर पूरे नहीं चाहिए, हमें बी डी वाला भाग चाहिए और क्यू एम वाला भाग चाहिए। तो हम क्या करें, अगर बी सी के अंदर 2 का भाग देते हैं, बी सी के अंदर 2 का भाग दे तो बी डी वाला भाग आ जाएगा, क्योंकि माध्यिका है, आधार के 2 बराबर टुकड़े करती हैं। तो अगर बी सी के अंदर 2 का भाग करते हैं तो क्या आ जाता है, बी डी। वैसे क्यू आर के अंदर 2 का भाग करें तो क्या आ जाएगा, क्यू एम। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे में 2, क्यू आर बटे में 2। यानी यहाँ से हम अनुपात क्या लिखेंगे, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे 2 कितना हो जाएगा अपने पास, बी सी बटे 2 हो जाएगा अपने पास बी डी, और क्यू आर बटे 2 कितना हो जाएगा, क्यू आर बटे 2 हो जाएगा अपने पास क्यू एम। लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो माध्यिका होती है आधार को समद्विभाजित करती है। माध्यिका आधार को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यानी जैसे ही बीसी के अंदर 2 का भाग देंगे तो बीडी भी आएगा और डीसी भी आएगा। डीसी की हमें जरूरत नहीं है इसलिए हमने बीडी को लिया। वैसे ही अगर हम क्यूआर के अंदर 2 का भाग देते हैं तो क्यूएम भी आता है, एमआर भी आता है। हम किसको लेते हैं, क्यूएम को, क्योंकि हमें इस वाले त्रिभुज के अंदर इस वाली भुजा की आवश्यकता है। इसलिए हमने क्यूआर बटे 2 को क्या लिखा, क्यूएम, और बीसी बटे 2 को क्या लिखा, बीडी। यानी 2 भुजाओं के में अनुपात क्या मिले हैं, बराबर। ए बी के बटे में पी क्यू आया, इधर वाली भुजा हो गई,
और BD के बटे में क्या आया, QM। यानी दो साइड वाली भुजाओं के अनुपात बराबर मिले हैं और एंगल B है वो किसके बराबर है, Q के बराबर। यहाँ पर हमने लिखा है कि जो एंगल B है वो किसके बराबर है, Q के। एंगल B बराबर क्या हो गया, एंगल Q। कहाँ से लिखा, जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। तो जो एंगल B है वो किसके बराबर लिखेंगे, Q के बराबर। देखना साइड वाली भुजाओं के अनुपात बराबर आए हैं और बीच वाला एंगल बराबर आया है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं SAS के नियमानुसार, SAS के नियमानुसार जो त्रिभुज ABD है वो समरूप होगा त्रिभुज PQM के। तो ABD है वो किसके समरूप होगा, PQM के। तो यहाँ से भुजाओं के अनुपात लिख सकते हैं। तो AB के बटे में क्या लिख सकते हैं, AB के बटे में आ जाएगा PQ, आगे वाले 2 पॉइंट, इसके भी आगे वाले 2 पॉइंट। वैसे ही BD के बटे में क्या लिखेंगे, पीछे वाले 2 पॉइंट लिखे हैं, ये हो जाएगा QM। और पहले और लास्ट वाला पॉइंट AD, और इसके लिए लिखेंगे PM। समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं होगी, उनका अनुपात क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। हमें उत्तर के रूप में कौन कौन सी भुजा चाहिए, AB और PQ, AB और PQ, साथ में AD और PM। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं AB बटे में PQ बराबर AD बटे में PM। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो इसके साथ ही अपने जो एक्सरसाइज 6.3 थी वो कंप्लीट होती है और जो छठा पार्ट था अपने वो अपने यहीं पर समाप्त होता है। हमें आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर से संबंधित अगर आपको कहीं पर डाउट आता है तो आप जितने भी वीडियो हैं उसके किसी के भी कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, ताकि हम उसको वापस हल कराकर आपका जो कन्फ्यूजन वगैरह है उसको दूर कर सके। तो अगले क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 के साथ में आएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।